नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच शी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न या कह सकते हैं कि हिंदी के एक्सपेक्टेड प्रश्न हैं जो कि आपकी सीटेड जुलाई परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? संज्ञानात्मक विकास को, सामाजिक अंतःक्रिया को, दृश्य श्रव्य सामग्री को, बाल साहित्य को। तो भाषा सीखने सिखाने में शिक्षक तथा छात्रों दोनों के समान रूप से भागीदारी होनी चाहिए। 2005 एनसीएफ ने यह स्पष्ट कर दिया था कि विद्यार्थियों को सीखने की क्रिया में उनकी भागीदारी सीखने संबंधित सबसे सर्वोत्तम परिणाम पाने की कुंजी है। इन सब के अतिरिक्त सब छात्र समान रूप से बुद्धिमान नहीं होते हैं। तो सामाजिक अंतःक्रिया अगर बात करें यहाँ पे, तो सामाजिक अंतःक्रिया समाज में लोगों के साथ बातें करने और विचारों के आदान प्रदान करने से भाषा का संपूर्ण विकास होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा सीखने सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण होता है सामाजिक अंतःक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि समाज में लोगों के साथ बातचीत करेंगे और अपने विचारों को आदान प्रदान करने से भाषा का पूरी तरीके से विकास हो पाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे आपके दृश्य श्रव्य सामग्री है, तो दृश्य सामग्री होती है यह दिव्यांग और मंद बुद्धि वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होती है या उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सहयोगी होती है। वीडियो देखकर बच्चे किसी भी चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं तथा इससे श्रवण शक्ति का भी उनका विकास होता है। वह अगर हम बात करें बाल साहित्य का, तो बाल साहित्य पठन शक्ति और भाषा के शुद्ध प्रयोगों की क्षमता है उसका विकास होता है। तो बाल साहित्य से पठन शक्ति और भाषा के शुद्ध प्रयोगों करने की क्षमता है उसका विकास होता है। वहीं अगर हम बात करें संज्ञानात्मक विकास की, तो संज्ञानात्मक विकास ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जगत को जानने या समझने की कोशिश करते हैं, उसे ही संज्ञान कहते हैं। और संज्ञान का अर्थ होता है जानना। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा, ये जो सिद्धांत दोस्तों आप देख पा रहे होंगे संज्ञानात्मक विकास, ये सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, और इस प्रश्न में दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि भाषा के संबंध में कौन सा कथन वो सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपके प्रश्न में भी जब आपको पेपर मिलेगा तो उसमें भी नहीं और हाँ बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी हो जाता है ऐसा कि आप नहीं के चक्कर में हाँ का जवाब वो देके चले जाते हैं और आपका जो प्रश्न होता है वो गलत हो जाता है। चलिए, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं कि भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं। भाषा की विविधता एक समस्या है। तो बात करें यहाँ पे दोस्तों, अगर हम बहुभाषिकता पर हुए अध्ययनों से स्पष्ट हुआ कि बहुभाषिकता समाज में संप्रेषण बाधित करने के बजाय सहायक होती है। बिल्कुल, बहुभाषिकता बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है। बहुभाषिकता होती है उससे बच्चों के समाज में संप्रेषण को बाधित करने के बजाय वो सहायता करती है। बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को भी सम्मान देती है। बच्चों को उनकी गृह भाषा में कहने और सुनने की पूरी वो आज़ादी होती है। किसमें? बहुभाषिकता में। तो वहीं बता दें आप सबको कि भाषाएं होती हैं आपस में संपर्क संवाद करते हैं। बिल्कुल, भाषाएं होती हैं आपस में संपर्क संवाद करती हैं। और आगे है कि कक्षाओं में विभिन्न भाषा का प्रयोग करना संस्कृति का आदान प्रदान का भी माध्यम होता है। कक्षा में बच्चे अलग अलग भाषाई संस्कृति या पृष्ठभूमि से आते हैं, तो कक्षा में सभी बच्चों की भाषा को उचित स्थान देना ही बहुभाषिकता कहलाती है। बिल्कुल, सभी बच्चों की भाषाओं को सम्मान देना कक्षा में, वही कक्षा या वहाँ के उस तरह के वातावरण ही क्या कहते हैं? बहुभाषिकता कहलाते हैं। बहुभाषिकता बच्चों की अस्मिता का भी निर्माण करते हैं। बिल्कुल, बहुभाषिकता होती है बच्चों की अस्मिता का निर्माण करते हैं। भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती या समस्या चुनौती होती है। दोस्तों, समस्या नहीं कह सकते हैं कि जटिल चुनौती होती है। बहुभाषिकता पर हुए अध्ययन से पता चला कि बहुभाषिकता होती है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता या विस्तृत चिंतन एवं बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को भी बढ़ाती है। तो यहाँ पे भाषा के संबंध कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाषा की विविधता एक समस्या होती है। बिल्कुल, ये गलत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। अगले प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधित सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें।
बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। बिल्कुल, एक अच्छा भाषा शिक्षक, देखिए अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा शिक्षक की बात हो रही है कि एक भाषा शिक्षक सबसे अच्छा वही होता है जिसके भाषा में प्रवाह हो, वह उत्साही हो और कोई ऐसे व्यक्ति जो अच्छी तरह से और दिलचस्प तरीके से भाषा का ज्ञान दे सकता है। वो बच्चों के भाषाई विकास के लिए निम्नलिखित जो उपाय हैं उनको अपना सकता है। एक शिक्षक जो होता है बच्चों के भाषाई विकास के लिए विभिन्न प्रकार के जो उपाय हैं उसको उपयोग कर सकता है या अपना सकता है। जैसे भाषा प्रयोग के लिए परिवेश का निर्माण करना चाहिए। माहौल, जो जैसा माहौल रहेगा बच्चे का, तो माहौल का या परिवेश का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव जो होता है बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो सबसे पहले जो है परिवेश का जो निर्माण है वो अच्छे तरीके से करना चाहिए। शिक्षक कक्षा के बच्चों को सरल भाषा में कहानी और कविता लेखन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और विभिन्न प्रकार की भाषा प्रतियोगिता के आयोजन करें। इससे बच्चों के भाषाई रचना शक्ति जो है उसका भी विकास होता है। कक्षा में शिक्षक शिक्षार्थियों के बीच संवाद होना चाहिए जो कि पाठ्य पुस्तक के लिखित संवादों को जीवंत बना सकता है। ठीक है, वह सीखने के माहौल को निजीकृत कर सकता है। वह उचित शिक्षा विधियों का जो है चयन कर सकता है। वह छात्रों को, देखिए अगर बात की जाए शिक्षक की, तो शिक्षक जो होता है छात्रों को भाषा प्रयोग में भाग लेने के लिए भी प्रेरित जो है वो कर सकता है। तो कह सकते हैं कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधित जो सहज रचना शक्ति है उसको बढ़ने के अवसर दें। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। अब इसमें पूछा गया कि भाषा, देखिए इसमें है कि भाषा सीखने और अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार जो है वो क्या होता है। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में एक मुख्य अंतर का जो आधार है वो क्या होता है दोस्तों, तो जानिएगा कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा के लिखित आकरण, भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा की जटिल संरचनाएं। तो बिल्कुल यहाँ पे जो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार होता है वो भाषा का उपलब्ध जो परिवेश होता है वो होता है। ठीक है, भाषा का उपलब्ध परिवेश। तो बात करें तो मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करने और समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी भाषिक क्षमता का विकास करता है वह भाषा अधिगम अथवा सीखी हुई भाषा कहलाती है। ठीक है, यह एक सचेतन प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चे औपचारिक रूप से विद्यालय या शिक्षण संस्थानों में भाषा के नियमों को सीखते हैं। तो सीखी हुई भाषा को समझने की क्षमता अर्पित करना तथा उसे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाने को ही भाषा अर्जन कहते हैं और यह सहज एवं स्वाभाविक प्रक्रिया होती है जिसे बच्चे घरेलू परिवेश में भाषा के नियमों को आसानी से जो है वो सीख लेते हैं या उनको आसानी से आत्मसात जो है वो करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और सभी दोस्तों प्रश्न अच्छे हैं, एक्सपेक्टेड प्रश्न कर सकते हैं। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि, देखिए भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्यों ऐसा क्यों कहा गया है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो यहाँ पर बात करें तो खेल जो होता है भाषा को विस्तार देता है और खेल में आनंद आता है और इसके अलावा खेल में शारीरिक जो है विकास वो होता है और भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो भाषा शिक्षण या भाषाई खेल, तो बात करें तो भाषा कक्षा जहाँ बच्चों को अपने भाषा या कौशलों व भाषा अभिव्यक्ति के अधिक से अधिक अवसर मिलते हैं वो क्या कहलाती है, भाषा कक्षा कहलाती है। और भाषाई खेल की अगर बात करें तो भाषा खेल या भाषा शिक्षण में खेल या उसे भाषाई खेल कह सकते हैं कि जो गतिविधि खेल के माध्यम से बच्चों को उनके भाषा शिक्षण सीखने में सहायता करती है वो भाषाई खेल कहलाते हैं। तो अब भाषाई खेल का महत्व क्या होता है कि भाषा शिक्षण जो होता है शीघ्र तथा स्थिर बनता है। भाषा जो भाषाई खेल होते हैं दोस्तों, खेल भाषा को विस्तार प्रदान करते हैं। बिल्कुल, खेल भाषा को क्या करता है, विस्तार प्रदान करता है या विस्तार देता है। तो भाषा शिक्षण में सृजनात्मकता एवं रोचकता आती है, बच्चे की सक्रिय भागीदारिता को बढ़ावा मिलता है, कक्षा के वातावरण को सरस
बनाता है और शिक्षण को स्वाभाविक बनाने में भी मदद करता है और बच्चों के भाषा आकलन में सहायक सिद्ध होता है। बिल्कुल बच्चों के भाषा आकलन में सहायक सिद्ध होता है और खेल जो होता है भाषा को यहाँ पे विस्तार देने का काम भी करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे जल्द आने वाला है। चलिए यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कि निर्देश नीचे दिए गए प्रश्न के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। यहाँ पे तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त जो विकल्प है उसको आपको यहाँ पे चूज करना है। तो सबसे उपयुक्त तो जो विकल्प है यहाँ पे वो कौन सा सही है कि पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, कहानी का अंत बदलना, कहानी पर आधारित व्याकरण समझना। तो इसमें से कहा गया है कि पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में यहाँ पे होगा करने में सबसे कम महत्वपूर्ण जो है वो कौन सा है। तो कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना या कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, कहानी का अंत बदलवाना या कहानी पर आधारित व्याकरण को समझना। तो पठन प्रक्रिया का सबसे महत्व जो होता है कि पढ़कर समझना। तो पढ़कर समझना अथवा पढ़ना भाषा के 4 कौशलों में से एक होता है। यह एक उद्देश्यपूर्ण एवं चिंतन प्रधान प्रक्रिया है जिसमें भाषा की संरचना की समझ तथा पढ़े जा रहे पाठ के साथ विद्यार्थियों के भावनात्मक संबंध द्वारा अर्थ ग्रहण करने पे जो है वो बल दिया जाता है। तो इसका महत्व क्या है दोस्तों? पठन प्रक्रिया का महत्व क्या होता है कि पठन प्रक्रिया में बालक जो होता है लिखित या मुद्रित शब्दों को पढ़कर उनका जो भाव होता है वो ग्रहण करता है। भाव और विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति को पढ़कर समझना ही पठन प्रक्रिया जो है वो कहलाती है। तो इससे होता क्या दोस्तों? तो कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना या कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, कहानी का अंत बदलवाना या संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़वाना, चित्रों और संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए पढ़वाना। तो इसमें सबसे देखिए सभी उपयुक्त हैं, तो इसमें से सबसे कम महत्वपूर्ण जो है वो आपको चूज करना है, सबसे कम महत्वपूर्ण। तो कहानी पर आधारित जो है व्याकरण को समझना, ठीक है। जबकि कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना या कहानी पर आधारित प्रश्न जो है वो बनवाना या कहानी का अंत बदलवाना, ये सभी क्या दोस्तों महत्वपूर्ण कारक हैं दोस्तों पढ़कर समझना कुशलता का। लेकिन कहानी पर आधारित जो है व्याकरण समझना सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। अब दोस्तों इसमें पूछा गया है कि पराभाषा विज्ञान की जागरूकता है। पराभाषा विज्ञान की जो है जागरूकता क्या है? व्यक्ति की योग्यता जो केवल भाषा को समझने भर ही की नहीं है, व्यक्ति के संप्रेषण करने की योग्यता, व्यक्ति की भाषा पर प्रतिक्रिया तथा उसके कार्य के प्रति समझ बनाने की योग्यता, व्यक्ति की अनेक भाषाओं में पढ़ने तथा लिखने की योग्यता। तो पराभाषा विज्ञान की बात की जा रही है। तो सबसे पहले आप जानिए कि भाषा विज्ञान होता क्या है। तो भाषा विज्ञान जो होता है भाषा का अध्ययन है, भाषा कैसे काम करती है, इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है और लोग इसका संवाद करने के लिए कैसे उपयोग करते हैं। और भाषाविद जो है कई भाषाओं को बोलने और समझने की क्षमता रखने के बजाय भाषा के काम करने के तरीके के बारे में अधिक जानते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें तो पराभाषा विज्ञान क्या होता है? परा का अर्थ होता है दूसरों की, अर्थात पराभाषा विज्ञान अन्य व्यक्तियों के भाषा की अवधारणाएं कैसे काम करती हैं, क्या अर्थ देती हैं से संबंधित होता है। व्यक्ति की भाषा पर प्रतिक्रिया तथा उसके कार्य के प्रति समझ बनाने की जो योग्यता है। तो व्यक्ति के अनेक भाषाओं पर पढ़ने तथा लिखने की जो योग्यता होती है वो होती है, या बात करें तो व्यक्ति की भाषा पर प्रतिक्रिया तथा उसके कार्यों के प्रति समझ बनाने की जो योग्यता क्या कहलाती है? पराभाषा विज्ञान की जागरूकता कहलाती है। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है और इस प्रश्न में दोस्तों क्या पूछा गया देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित क्या है?
कि पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ कराना, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों के निरंतर परीक्षाएं लेना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षक का कार्य जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण तथा चुनौतीपूर्ण होता है, बिल्कुल। और इस स्तर पर बच्चे अपने मातृभाषा प्रवेश से निकलकर पहली बार पाठशाला में औपचारिक शिक्षा जो है ग्रहण करने के लिए आते हैं। औपचारिक शिक्षा मतलब जो विद्यालय में बच्चा ग्रहण करता है, ऐसी शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है, और अनौपचारिक शिक्षा जो अपने घर में प्राप्त करता है। तो प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षक को बहुत धैर्य और संयम बरतने की आवश्यकता होती है, बिल्कुल दोस्तों। जो क्योंकि बच्चा जो होता है पहली बार अपने मातृभाषाई प्रवेश से निकलकर पहली बार पाठशाला में आता है, तो उस समय शिक्षक को बहुत धैर्य और संयम बरतने की या संयम रखने की जरूरत होती है। तो प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है कि वे कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करें, बिल्कुल। तो यहाँ पे कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना सर्वाधिक अपेक्षित जो है वो कार्य है या सर्वाधिक अपेक्षित है, ठीक है। तो बच्चों की समझ को शब्दों और वाक्यांशों की रचना के संबंध में विस्तार देता है, बच्चों में सहज भाषा विकास की नींव रखना तथा उन्हें रचनात्मकता गतिविधियों में लगाना। तो यहाँ पे प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित यही है कि कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे है कि किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। किसी भी भाषा पर अगर अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, आप पकड़ अपनी मजबूत करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे मजबूत या सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि उस भाषा का व्याकरण जानना, शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का अधिक प्रयोग करना, अधिक जो है उसका प्रयोग करना। तो हिंदी भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि बच्चों को हिंदी भाषा के विभिन्न स्वरूपों की जानकारी देना। और बात करें यहाँ पे तो और किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उस भाषा का अधिक से अधिक जो है प्रयोग करना। अधिकार पर प्राप्त करने के कई और अन्य उपाय होते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो यही होता है कि उस भाषा का अधिक से अधिक जो प्रयोग करना, या जितना ज़्यादा उस भाषा का उपयोग करेंगे या प्रयोग करेंगे भाषा पर आपकी पकड़ जो है उतनी ज़्यादा मजबूत होगी। अन्य दोस्तों अन्य अधिकार प्राप्त करने के अन्य उपाय भी हैं, उसको भी आप जान लीजिए कि भाषा के शब्द भंडार में वृद्धि करना, भाषा के व्याकरण को समझना, भाषा से संबंधित त्रुटियों को दूर करना, लेखन कौशल का विकास करना, और भाषा से संबंधित पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र और मैगजीन आदि को पढ़ना। इससे भी जो होता है आपकी जो पकड़ है वो मजबूत बनती है भाषा पे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न पूछा गया है कि भाषा अधिगम के लिए पहले से क्या होना आवश्यक है। भाषा अधिगम या भाषा सीखने के लिए पहले से क्या होना जरूरी, पहले से क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक, प्रोत्साहन, भाषा के प्रति सकारात्मक सोच, एक अच्छा शिक्षक, बिल्कुल। अधिगम क्या होती है? अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार, ज्ञान और कौशल में परिवर्तन को संदर्भित करती है या परिवर्तन करती है। यह व्यवहार में एक प्रगतिशील परिवर्तन का प्रतिनिधित्व जो है वो करती है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम विरासत में नहीं मिलती दोस्तों, बता दें आप सभी को कि लेकिन भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से प्राप्त जो है निरंतर अंतःक्रिया और प्रोत्साहन प्रदान करके जन्म से ही शुरू हो सकता है और यह अंत तक नहीं रुकता। बिल्कुल, आपको जो अधिगम होता है वो एकदम अंत तक शुरू से चलता है और एकदम अंत तक चलता रहता है। तो इसमें होता क्या दोस्तों कि भाषा में अधिगम के पहले से क्या होना चाहिए? प्रोत्साहन होना चाहिए। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर इसका सेकंड जो है राइट जवाब है। चलिए वहीं हम अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे कही है कि समावेशी कक्षा है और उसमें किस बिंदु पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। सभी बच्चों को समान रूप से गृहकार्य देना, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना, विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। तो समावेशी कक्षा होती क्या है? बता दें आप सभी को कि समावेशी कक्षा समावेशी शिक्षा का एक हिस्सा या एक पार्ट होता है जो शिक्षा प्रणाली में सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देने से संबंधित है। क्या है? शिक्षा प्रणाली में या शिक्षा व्यवस्था में सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देने से संबंधित होता है, जिसमें बच्चों में समानता तथा समायोजन क्षमता का विकास जो है वो समान रूप से होता है। तो समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को
कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, जैसे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को पृथक समूह में ना बांटकर समान छात्रों के साथ ही शिक्षा देनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे कोई बच्चा विशिष्ट है, अलग तरीके का या विशिष्ट आवश्यकता वाला बच्चा है, तो उसको उसके समूह से या कक्षा से बाहर नहीं करना चाहिए, बल्कि जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उन्हीं के साथ छात्रों के साथ शिक्षा देना चाहिए। समावेशी शिक्षा में सभी कार्य इस प्रकार बनाए जाने चाहिए कि जिससे सामान्य बच्चों व विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एक साथ जो है सक्रिय भागीदारिता जो है निभा सकें। तो कहने का मतलब सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव का स्वागत करना या सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल करते के लिए प्रोत्साहित करना सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। अब इस प्रश्न में पूछा गया है कि हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाषा के पाठ्य पुस्तकों में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पे बात की जा रही है भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि, कहने का मतलब है बहुभाषिकता। तो बहुभाषिकता की अगर बात करें तो भारत की संस्कृति का जो अभिन्न अंग है वो क्या है? बहुभाषिकता है। और उनकी अस्मिता को बनाए रखने तथा भाषा कक्षा का प्रथम उपदेश होना चाहिए। भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि में बच्चों की अस्मिता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों ने त्रिभाषा सूत्र की जो है वो अनुशंसा की है। बात करें तो बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं और उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। तो भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि वाले आए बच्चों के लिए बहुभाषिकता कक्षा कैसी होनी चाहिए? बच्चों के गृह भाषा के प्रयोग को सम्मान देना चाहिए। बच्चों को उनकी भाषा में कहने और बोलने या सुनने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। कक्षा में विभिन्न भाषा का प्रयोग करके सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी माध्यम जो है वो बनता है। बच्चों की अस्मिता का भी निर्माण होता है। कक्षा में सभी बच्चों की भाषा को उचित स्थान जो है वो देता है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि निर्देश से सबसे सही विकल्प आपको चुनना है। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा में सदैव समान होती है। घर में पढ़ाई जाने वाली भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा जो है सदैव समान होती है, समान हो सकती है, सदैव अलग होती है, सदैव टकराहट से गुजरती है। तो बात करें तो यहाँ पे विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा का अर्थ जो होता है पाठ्य पुस्तक में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। विद्यालय में जो भाषा यूज की जाती है उसका मतलब है कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक में या आपके बुक में जो भाषा होती है उसका प्रयोग जो है किया जाता है। और घर पर जो भाषा बोलते हैं वो स्थानीय बोली से प्रेरित होती है, और जबकि पाठ्य पुस्तक में व्याकरणिक शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। तो यह कह सकते हैं कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा जो है सदैव जो है वो अलग अलग जो है वो होती है। सदैव कैसी होती है? अलग होती है। तभी तो भाषा के बारे में हमारी जो प्रचलित समझ है कि घर की भाषा और विद्यालय की भाषा में पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा जो है सदैव बिल्कुल भिन्न होती है, क्योंकि विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा जो होती है आपकी पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड होती है और जो आपकी घर की भाषा होती है वो स्थानीय भाषा से रिलेटेड होती है। तो इस प्रश्न का मतलब जो है आपका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अगले प्रश्न में। अब यहाँ दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषाई अभिव्यक्ति का विकार नहीं हो सकता है? स्थानिक मान को समझने में कठिनाई होना, भाषा की सीमितता का होना, नए शब्दों को सीखने में कठिनाई होना, सही शब्दों की खोज में कठिनाई होना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाषाई अभिव्यक्ति के विकार। देखिए दोस्तों, जब बच्चा या कोई लोग जब भाषा विकार होता क्या है बता दें कि जहाँ बच्चों को अपने भावों को दूसरों के समक्ष रखने में कठिनाई हो और वहाँ पे आपका भाषाई विकार होता है। भाषा का संप्रेषण लिखित, मौखिक आदि माध्यमों से होता है। जैसे भाषा को संप्रेषण या हम दूसरों से अपनी बात कहने के लिए विभिन्न प्रकार से रख सकते हैं या लिख सकते हैं या बता सकते हैं, तो विभिन्न प्रकार के माध्यमों से होता है। तो इसलिए ये विकार भी उसी के प्रकार से भिन्न भिन्न होते हैं। तो किसी को लिखने में समस्या होती है, किसी को पढ़ने में, किसी को बोलने में, तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो संप्रेषण के दौरान उत्तर देने में कठिनाई होना, भाषा की सीमितता का होना, नए शब्दों को सीखने में कठिनाई होना और एक ही बात को या एक ही शब्द को बार बार दोहराना, ये सभी क्या होते हैं? भाषाई अभिव्यक्ति का विकार होता है। जबकि यहाँ पे अगर बात करें कि स्थानीय मान को समझने में कठिनाई होना भाषाई विकार नहीं है। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियाँ हों जो पाठ के अंत में ऐसी अभ्यास और गतिविधियाँ जो हैं वो होनी चाहिए जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हों।
पाठ पर बिल्कुल आधारित न हों, सरल भाषा वाले हों। तो पाठ्य पुस्तकों में प्रत्येक पाठ के अंत अथवा विषय वस्तु के अंत में अभ्यास एवं गतिविधियाँ देने का मेन उद्देश्य होता है कि पाठ को समझना, कि अभ्यास कार्य यह परखने के लिए, यह जानने के लिए होते हैं कि बच्चे ने पाठ्य पुस्तक को कितने गहराई तक पढ़ा है और कितने गहराई तक उसको समझ पाया, या जिस उद्देश्य से पाठ को बनाया गया या पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया गया है, बच्चा उस उद्देश्य को किस सीमा तक जो है वो प्राप्त कर पाया है। ठीक है। तो पाठन के अंत में अभ्यास और गतिविधियाँ जो हैं वो दी जाती हैं। बच्चे स्वतंत्र रूप से काम करने के अवसर प्रदान कर सकें, उन्हें करके सीखने के अवसर मिल सकें और यह सीखने को दिलचस्प व अस्थायी बना सके, पाठ को समझने के अवसर प्रदान कर सकें। बिल्कुल, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने